गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत कल का जो टॉपिक था उसे आगे बढ़ाते हैं। और कल हम बात कर रहे थे पर्यावरण प्रबंधन के ऊपर और हमने उसकी परिभाषा और उसके पक्षों के बारे में जाना है। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत हम सबसे पहले आज बात करते हैं वन संसाधन प्रबंधन की। वन जिसे हम फॉरेस्ट या नेचुरल वेजिटेशन के रूप में देखते हैं। वनों का विकास पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक रूप में हुआ है। ये वन पृथ्वी के ऊपर प्रकृति द्वारा निर्मित एक जैविक घटक हैं जो विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी पर एक लंबे समय से विकसित हुए हैं, जिसने पृथ्वी को वनावृत करके हरा भरा बनाया है। और यहाँ की जो पृथ्वी की श्रृंखलाएं हैं, जीवन की श्रृंखलाएं हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण उत्पादक की और व्यवस्था निर्माण के प्रक्रम की भूमिका निभाते हैं। वनों का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। और यदि हम बात करें तो पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहले हम वन संसाधन प्रबंधन को ही लेते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला पर्यावरणीय घटक वन है। और वनों की क्षेत्र और उपलब्धता काफ़ी घटती चली जा रही है। वनों के ऊपर मानव के द्वारा होने वाले औद्योगिकीकरण, जनसंख्या विस्तार, नगरीकरण आदि कार्यों का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा है। और इससे विश्व में वन क्षेत्र काफ़ी सीमित हो गया है। वनों की स्थिति की हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात औपनिवेशिक काल से ही वनों के क्षेत्रों में लगातार कमी आई, क्योंकि इस दौरान औपनिवेशिक देशों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शासन स्थापित करने के पश्चात, उन्हें उपनिवेश बनाने के पश्चात वहाँ की वन संपदा का बड़ा तीव्रतर दोहन किया। और उन वन संपदा पर ही यूरोपीय औद्योगिकरण का विकास हुआ। वनों की उपयोगिता सिर्फ पर्यावरण श्रृंखला के साथ साथ हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में है, जहां हम उनसे कच्चा माल प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उनसे लाभ प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संसाधन के रूप में और विकास के लिए करते हैं। वनों का प्रबंधन वर्तमान समय की एक महती आवश्यकता है और इन्हें शीघ्रता से बचाना आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी पर से जिस तरीके से वनों को समाप्त किया गया है और किया जा रहा है, ऐसी स्थितियों के पश्चात, एक सीमा के पश्चात इन पर नियंत्रण पाना संभव नहीं रहेगा और ये संपूर्ण पृथ्वी की पारिस्थितिकी के लिए एक विकट समस्या प्रस्तुत कर देगा। विभिन्न पर्यावरणीय संस्थानों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार पृथ्वी पर पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से कुल 33% भूभाग पर वन होना आवश्यक है, जो पृथ्वी पर अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता है, या कुछ एक क्षेत्र ऐसे बचे हैं जहां पर ये स्थिति है। बाकी पृथ्वी पर से काफ़ी क्षेत्रों से वन समाप्त हो गए हैं। वनों का प्रबंधन करने के साथ साथ वनों की उपलब्ध सीमाओं को रोकना और नवीन वृक्षारोपण इसके लिए आवश्यक है। यदि हम इस विषय पर चर्चा करें कि वन विनाश के क्या कारण रहे हैं, किस तरीके से वनों का विनाश अब तक हुआ है, तो उसके लिए कई सारे कारण हैं जो उत्तरदायी हैं। इनमें कृषि का कार्य, अत्यधिक पशुचारण, घरेलू एवं व्यापारिक प्रयोजन, खनिज खनन द्वारा, वनाग्नि द्वारा, निर्माण कार्यों के द्वारा, बड़े बांधों के निर्माण के द्वारा,
और कई सारे जैविक कारकों की वजह से वनों का विनाश होता है। इनमें से सभी अत्यधिक कार्य ऐसे कार्य हैं जो मानव की लोलुपता के कारण या क्षेत्र विस्तार के कारण या आवश्यकता या मजबूरी के कारण वनों पर सीधा सीधा इन्होंने प्रभाव डाला है। कृषि कार्यों का विस्तार बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ होता गया और बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृषि भूमि का विस्तार आवश्यक था और ऐसी स्थितियों में वनीय क्षेत्रों को काट करके कृषि भूमि का विस्तार किया गया। वहीं अत्यधिक पशुचारण के कारण कई सारे क्षेत्रों में वनों का विनाश किया गया। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम देख सकते हैं कि कभी राजस्थान का पश्चिमी भाग एक हरा भरा प्रदेश हुआ करता था, परंतु भौतिक घटनाओं के प्रभाव से सरस्वती नदी के मार्ग बदलने के पश्चात भी ये प्रदेश हरा भरा था, परंतु यहाँ पर रहने वाले समुदायों के द्वारा ओवर ग्रेजिंग करके, अतिचारण करके इस क्षेत्र को एक शुष्क मरुस्थल में तब्दील कर दिया गया। तब ऐसी परिस्थितियों के द्वारा कई क्षेत्रों में वनों का विनाश हुआ है और ये सभ्यता के विकास के सारे घटक वनों के विनाश में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात से इन सब कार्यों में तीव्रतर प्रगति हुई और इसके लिए वन भूमियों को समाप्त करके नवीन भूमि प्राप्त करना, खनिज संसाधनों के लिए, घरेलू उद्देश्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए वन भूमियों को समाप्त किया गया। वन संसाधनों का प्रबंधन और इसका वन विनाश के जो प्रभाव हैं वो गंभीर प्रभाव पर्यावरण पर होते हैं, जिनमें जलवायु पर प्रभाव पड़ता है, बाढ़ों की पुनरावृत्ति होती है, जल संसाधनों पर प्रभाव पड़ता है, मिट्टी का अपरदन होता है, जैव विविधता में कमी आती है। ये सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव वनों के कम होने पर पर्यावरण पर पड़ते हैं और इन सब प्रभावों को आज हम भुगत रहे हैं, देख रहे हैं और ये सारी स्थितियों में, खास तौर पे बाढ़ों में और जैव विविधता में एक व्यापक कमी देखने को मिल रही है। वन संरक्षण को किस तरीके से प्रबंधित किया जाए या वनों को किस तरीके से प्रबंधित किया जाए, इसके लिए हम सीमित और वैज्ञानिक कटाई के माध्यम से वनों का उपयोग किया जाना चाहिए। वनाग्नि से सुरक्षा एक महत्वपूर्ण है क्योंकि वनाग्नि के द्वारा एक लंबे चौड़े क्षेत्र से वन नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ कई वृक्षों की प्रजातियां और जैव प्रजातियां भी नष्ट होती है। ईंधन के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि मनुष्य के पास पहले से लंबे समय से ईंधन का एकमात्र स्रोत वन रहे हैं और इसके लिए बड़ी मात्रा में वनों का पर निर्भरता है। इसे समाप्त करके ईंधन के नए विकल्प प्रस्तुत किए जाने चाहिए। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जैसा कि हम कह रहे हैं कि संस्थागत तौर पे या बौद्धिक चेतना के माध्यम से लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना वन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण विकल्प है। अर्थात जो वनों की कमी हुई है उनकी भरपाई आवश्यक है, वहीं साथ साथ कटाई और कमी चल रही है और यदि इसे वृक्ष लगाकर पूरा नहीं किया गया तो ये असंतुलन बढ़ता चला जाएगा। सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को प्रोत्साहन दिया जाए, अर्थात वृक्षों को या पौधारोपण को सामाजिक समुदायों से जोड़ करके लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। वनों का हानिकारक कीटों से संरक्षण आवश्यक है। कठोर वन कानून बनाए जाएं जिससे कि अवैध कटाई वनों की रोकी जा सके। जन चेतना और जागृति इसका एक माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से वनों की कटाई को प्रोत्साहित किया जाए, वन प्रबंधन किया जा सकता है। कृषि भूमि प्रबंधन की हम बात करें तो दूसरा घटक कृषि भूमि है जिस पर पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है जिसको प्रबंधित करना आवश्यक है। और हम लोग देख चुके हैं कि कृषि भूमि एक महत्वपूर्ण पक्ष है और भोजन के लिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन के लिए मनुष्य कृषि पर निर्भर है और यहीं से इसे खाद्यान्न की प्राप्ति ज़्यादातर हो रही है। इसके साथ साथ कृषि से भोजन ही नहीं अपितु कई उद्योगों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। अतः कृषि भूमि का प्रबंधन आवश्यक है। हम देखते हैं कि विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या आज भी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है और जनसंख्या वृद्धि के कारण एक लंबे समय से पिछले कई दशकों से कृषि भूमि का विस्तार हुआ है और भूमि का अधिकतम भोज्य उत्पाद प्राप्त किया जाने लगा है। कुल मिलाकर के हमारे पास बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाना और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ भोजन के साथ साथ उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना भी एक
आवश्यकता है। इसके लिए कृषि भूमि को प्रबंधित किया जाए और इसके प्रबंधन के लिए सामान्यतः ऐसे कृषि क्षेत्रों में तब्दील नहीं करके, जहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं हैं, न करके कृषि भूमि, अब तक उपलब्ध कृषि भूमि है उसमें नवीन तकनीक के माध्यम से या उसका गहनतम उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। वहीं रासायनिक उर्वरकों का और कीटनाशकों का कम उपयोग करके पृथ्वी, मिट्टी की या भूमि की जो पारिस्थितिकी है उसे बनाए रखा जा सके, ताकि उससे वो भूमि एक लंबे समय तक उर्वर बनी रहे और साथ ही साथ उससे स्वास्थ्यगत प्रभावों को भी कम किया जा सके। कृषि भूमि प्रबंधन के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग भी किया जाना चाहिए और कृषि भूमि विस्तार को एक सीमित सेक्टरों में मात्रा में ही किया जाए, तो ये किसी भी रूप में विकास की एवज में समस्याओं को लेकर के नहीं आए।